नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का सेगमेंट। और आज तारीख हो जाती है आपको 26 जून 2025। तो हम लोग जो है 26 जून 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप जो है लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से और बात करते हैं पहला क्वेश्चन के। और पहला क्वेश्चन हम लोगों का जो आपको स्क्रीनिंग पर दिखाई पड़ रहा है, हाल ही में एक दिवस मनाया गया है और यह दिवस जो है पहली बार मनाया गया है। और खास करके यदि बात करते हैं तो यह दिवस जो है आपको भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि बीजेपी कहते हैं, तो बीजेपी की ओर से यह दिवस मनाएगा। और इसकी घोषणा जो है बहुत पहले ही सरकार के द्वारा कर दी गई थी। आइए क्या है क्वेश्चन, आइए ध्यान दीजिएगा और इस प्रश्न को जो है आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ में रखना है आप लोगों को, है ना। चलिए, हाल ही में संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है और क्या है प्रश्न। तो संविधान हत्या दिवस जो है प्रतिवर्ष कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब मनाया जाएगा। तो यह मनाया गया है आपको पहली बार, वैसे इस बार मनाया गया है, यह 25 जून को मनाया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसकी घोषणा 12 जुलाई को ही आधिकारिक तौर पर कर दी गई थी। और इसको मनाया जाएगा कब, तो 25 जून को। क्यों 25 जून को मनाएगा बात करेंगे। इसको कौन सा दिवस नाम दिया गया है, तो संविधान हत्या दिवस नाम दिया गया है। तो 25 जून को आपको याद रखना है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है, 25 जून को मनाया गया है। क्यों मनाया गया 25 जून को, तो 25 जून को जो है आपको 1975 की मध्यरात्रि से कह सकते कि ठीक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री उस वक्त कौन हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी हुआ करती थी। और उस वक्त के यदि राष्ट्रपति बात करते हैं तो तत्कालीन राष्ट्रपति आपको कौन दिखाई पड़ते हैं, तो राष्ट्रपति उस वक्त रहते थे आपको फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे। और इंदिरा गांधी के कहने पर कह सकते हैं कि आपको फखरुद्दीन अली अहमद ने उद्घोषणा जारी करती है और यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, आपातकाल लगा दिया जाता है। और जैसे ही आपातकाल लगाया जाता है, इस दौरान जो कह सकते हैं कि इस दौरान जो महत्वपूर्ण नेता रहते हैं ना, इसके जो विपक्षी नेता रहते हैं, तो इस दौरान जो इसके कह सकते हैं कि विपक्षी नेता, बहुत महत्वपूर्ण नेता सब रहते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता कह सकते हैं कि पत्रकारों को क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण नेताओं सबको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इसीलिए यह दिवस जो है कह सकते हैं आपको कहा ऐसा जाता है कि मान चले कि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में क्या है, ये एक काला दौर माना जाता है। ठीक है, किसको, आपको जो कह सकते हैं कि ये जो संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है किस दिन को, तो आपको 25 जून 1975। और यह जो है आपको कितने दिनों तक लगा हुआ रहता है, 21 महीने तक लगा हुआ रहता है। तो आपको ध्यान रखना है यह दिवस, है ना। चलिए, यहां पर देखिए आपके पास एक इमेज दिखाई पड़ रहा है और इमेज का, और यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, आपातकाल लिखा हुआ है और आपातकाल का कितना वर्ष पूरा हो चुका है, तो 50 वर्ष पूरा हो चुका है। तो 50 वर्ष पूरा हो चुका है आपातकाल का। और इसी वजह से जो है इस बार जो है पहली बार कह सकते हैं कि 25 जून को क्या मनाया गया है, आपको संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। और ये प्रश्न आपको आने वाला किसी भी परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है ना। आइए, तो ये कब मना, 25 जून को 1975 से लेके आपको 21 मार्च 1977 तक ये आपको देखने को मिलता है। तो इसका 50 वर्ष हो गया है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न जो है ये भी आपको दिवस से ही संबंधित है। क्या है दिवस से संबंधित, आइए देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, ये कौन सा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। और यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह भी प्रतिवर्ष आपको 25 जून को ही मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब होती है, तो घोषणा आपको 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसको कि हम लोग IMO के नाम से जानते हैं, तो IMO के द्वारा की गई थी। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोगों का जो व्यापार होता है लगभग कितना प्रतिशत आपको समुद्र से होता है, लगभग 90% जो होता है समुद्र मार्ग से ही होता है। तो आपको वैश्विक व्यापार का लगभग कह सकते हैं कि 90% परिवहन समुद्री मार्ग से ही होता है। और नाविकों द्वारा आवश्यक वस्तुएं जैसे कह सकते हैं कि खाद्यान्न, दवाइयां, कच्चा माल, ईंधन आदि जो है एक देश से दूसरे देश पहुंचाई जाती है। किनके द्वारा, इसको जो है आपको इंग्लिश में याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, सी फार्मर कहा जाता है। तो आपको डे ऑफ सी फार्मर प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 25 जून को मनाया जाता है। तो आप समझ चुके हैं कि सी फार्मर किसको बोलते हैं, या नाविक दिवस आपके पास रहेगा, हिंदी में रहेगा।
तो यह जो है एक महत्वपूर्ण दिवस हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये लंबी अवधि तक जो है समुद्र में रहकर कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों कह सकते हैं कि परिस्थितियों का ये क्या करते हैं, सामना करते हैं, जिससे उनका मानसिक और सामाजिक जीवन क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये स्वाभाविक बात है कि मान चलिए जब लंबे लंबे समय तक आपको कोई भी व्यक्ति समुद्र में रहेगा तो उसका जीवन क्या होगा, प्रभावित होगा, मानसिक स्थिति भी प्रभावित होता है और सामाजिक स्थिति भी ये प्रभावित होता है। और इस वर्ष का आपको थीम याद रखना है। जब भी थीम किसी भी मान के लिए दिवस का इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, तो आपको थीम आपको बताते चलेंगे। तो साल 2025 के लिए जो कह सकते हैं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का थीम क्या है, तो थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व और हमारा अवसर। एक बार फिर से थीम बता रहे हैं कि इसका थीम है 2025 का हमारा महासागर, हमारा दायित्व और हमारा अवसर। तो आपको याद रखना है कौन सा, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है, सीधी सी बात है कि आपको डे ऑफ सी फार्मर है ना, इसी को कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपको अच्छे से बता चुके हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा 25 जून को आपको 2 दिवस मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है सी फार्मर डे मनाया जाता है और दूसरा कौन सा, संविधान हत्या दिवस। और इस बार पहली बार कह सकते हैं कि संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में एक्सियोम, और ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा, कौन सा मिल रहा होगा कि हाल ही में जो है आपको एक्सियोम 4 मिशन कहां से लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण रहेगा, आइए इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। एक्सियोम 4 मिशन जो है आपको कहां से लॉन्च किया गया, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको लॉन्च किया गया है कैनेडी स्पेस सेंटर आपको फ्लोरिडा से। और ये फ्लोरिडा है कहां पर, तो ये आपको सीधा सी बात है कि नासा का आपको देखने को मिलता है। नासा का एक तरह से कह सकते हैं कि स्पेस सेंटर है यहाँ पर, जो यहाँ से लॉन्च किया जाता है कैनेडी स्पेस सेंटर से आपको अमेरिका का। और इस मिशन में कह सकते हैं कि भारतीय समय अनुसार से ये कब लॉन्च किया गया है, तो ये 12 बजे लॉन्च किया गया है। इसके लॉन्च में आपको बता चुके हैं कि मान चलो पहले भी इस प्रश्न को आपको दे चुके हैं, क्या दे चुके हैं कि इसको जो है लॉन्च करने के लिए बहुत इसमें समय लगा है, बहुत बार इसका डेट को बदला गया है, लेकिन इस बार जो है फाइनल कह सकते हैं कि इसको लॉन्च कर दिया गया है 25 जून को। तो मिशन भारतीय समय अनुसार कह सकते हैं कि आपको 12 बजे फ्लोरिडा के नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और स्पेस एक्स कह सकता है कि इसके जो है फाल्कन 9 रॉकेट से ये जुड़ेगा और ड्रैगन कैप्सूल में सभी जो है एस्ट्रोनॉट इनमें उड़ान भरी है। और आपको बताएंगे किसके किसके द्वारा कौन कौन से इसमें स्पेस वाले सेंटर में मान चले कि जुड़े जाने वाले हैं, है ना। चलिए यहां से एक और प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग और बात करते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसमें कौन गए हैं, इसमें जो है इसलिए भारत के लिए कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है क्योंकि इसमें जो है एक भारतीय यात्री भी गए हैं। और भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसमें जो कह सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला गए हैं। और ये किस मिशन के तहत कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में गए हैं, तो अभी जस्ट नाम बताया, तो एक्सियोम 4 मिशन। आपको किसी भी तरह से यदि प्रश्न पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो आपको शुभांशु शुक्ला देखने को मिलता है। इसमें जो 4 अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, तो 4 अंतरिक्ष यात्री में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी रहते हैं। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं कल। उसके बाद इसका नाम क्या है, एक्सियोम 4 मिशन, है ना। सीधी सी बात है, आपको मिशन जब पूछे तो एक्सियोम 4 मिशन है। और मिशन के तहत कह सकते हैं कि 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। और इस मिशन में कह सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला पायलट की भूमिका निभाएंगे। क्या निभाएंगे, तो पायलट की भूमिका के रूप में रहेंगे। और कह सकते हैं कि प्रक्षेपण के साथ ही शुभांशु शुक्ला दूसरे ऐसे भारतीय बन जाएंगे जो कि अंतरिक्ष में गए हैं। भारत की यदि बात करते हैं तो भारत के ऐसे मान चलिए कि शुभांशु शुक्ला बनेंगे जो कि दूसरे भारतीय बनेंगे। यदि बात करते हैं कि इससे पहले मान चलिए कि कौन गए हैं, तो इससे पहले यदि बात करते हैं कि 1984 में आप लोग जीएस में पढ़ते होंगे, एक यात्री का नाम राकेश शर्मा का नाम। और राकेश शर्मा जो है सबसे पहले भारत के ऐसे यात्री हैं कि जो कि कह सकते हैं कि स्पेस में जा चुके हैं ना। अंतरिक्ष स्टेशन की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो अंतरिक्ष स्टेशन में जा चुके हैं। और दूसरे जो जाने वाले हैं, कौन जाने वाले हैं, आपको शुभांशु शुक्ला जाने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों महत्वपूर्ण रहेगा, महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा
क्योंकि भारत के हैं तो आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के ये किस राज्य के रहने वाले हैं और इनका क्या क्या योगदान है। तो यहाँ पर आपको और प्रश्न इसके बारे में देख लेते हैं। तो शुभांशु शुक्ला जो है उम्र इनका मात्र 40 वर्ष है और ये कह सकते हैं कि किस राज्य के रहने वाले हैं, तो राज्य आपको उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लखनऊ के रहने वाले हैं, है ना, राजधानी के ही रहने वाले हैं। और इनका जो चयन कर सकते हैं कि भारत के द्वारा एक मिशन लॉन्च होने वाला है आने वाले दिनों में। कौन सा मिशन है? ये गगनयान मिशन है। और गगनयान मिशन के लिए भी कह सकते हैं कि इनका चयन हो चुका है। इसमें भी 4 अंतरिक्ष यात्री रहेंगे और गगनयान मिशन जो है भारत का है, इसमें भी इनका पहले ही चयन हो चुका है। तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों में ये शामिल है। यही चीज है लिखा हुआ, आगे चल के लिखा हुआ, चलिए कोई नहीं। तो शुभांशु शुक्ला जो है अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं कि स्पेस स्टेशन पहुंचने वाला ये पहले भारतीय भी हैं। तो पहले भारतीय रहेंगे और उसके बाद भारतीय वायुसेना के अनुभवी ये क्या है? पायलट है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो आपको एक्सियम 4 मिशन है इसमें ये क्या काम करेंगे, तो इसमें ये पायलट की भूमिका निभाएंगे। आपको पायलट की जब भूमिका निभाएंगे तो भारत में ये कौन कौन सा कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के अंदर कौन कौन सा यान चल चुके हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे सुखोई, आप नाम सुनेंगे कि सुखोई 30, तो सुखोई 30 MKI जो है ये एक तरह से उड़ान भर चुके हैं। मिग 21 का नाम सुने होंगे, तो मिग 21 में भी ये उड़ान भर चुके हैं, इनको चला चुके हैं। उसके बाद मिग 29 जगुआर, जितना भी आपको भारत का महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है सभी इनके द्वारा चलाया गया है। आपको शुभांशु शुक्ला के द्वारा हॉक का नाम सुने होंगे, तो हॉक भी जो है इनके द्वारा चलाया गया है। और डोर्नियर, उसके बाद AN-32 सहित कह सकते हैं कि अन्य विमानों को इनके द्वारा एक तरह से उड़ान भरे हैं शुभांशु शुक्ला के द्वारा। इसीलिए कह सकते हैं कि इनको एक अनुभव, खास अनुभव है। कितना अनुभव है? 2000 घंटे का। इसमें घंटा देखा जाता है किनको कितना घंटे का अनुभव रहता है, तो 2000 घंटे का अनुभव है उड़ान भरने का। इसीलिए जो है शुभांशु शुक्ला को कह सकते हैं कि आपको एक्सियम 4 मिशन में आपको पायलट की भूमिका के रूप में रखा गया है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। तो ये आपको इमेज दिया हुआ, आप पीडीएफ में जाके देखिएगा तो इमेज आपको बहुत सारा मिलेगा, है ना। तो जो इमेज आप देखने को मिल रहा है, तो इमेज आपको इसी इमेज के तहत, इमेज का यहाँ पर कोई ज्यादा खास योगदान नहीं है, तो इमेज आप लोगों को पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा, है ना। जो इमेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इमेज आपको दिखा देते हैं। ये जो इमेज दिखाई पड़ रहा है 4, इसमें दिखाई पड़ रहा है, तो 4 इमेज जो दिखाई पड़ रहा है 4 ये अंतरिक्ष आपको एक्सियम का है। और इसमें जो आपको ये जो दिखाई पड़ रहा है यही कौन है? आपको शुभांशु शुक्ला है, जो कि आपको पायलट की भूमिका निभाएंगे। ये भारतीय हैं। आपको यदि चारों का नाम जानकारी होनी चाहिए तो चारों का नाम आपको अगले आपको स्लाइड पर लिखा हुआ है। यदि बात करते हैं चारों का नाम क्या है, तो एक्सियम 4 में जो आपको दिखाई पड़ता है नेतृत्व कौन कर रहे हैं? आपको नेतृत्व कर रहे हैं पैगी विट्सन के द्वारा। पैगी विट्सन के बारे में यदि बात करते हैं तो ये आपको रूस के हैं नागरिक, लेकिन ये रहते कहां पर है? ये जो है आपको कह सकते हैं कि रह रहे हैं अमेरिका में, यूएसए में रह रहे हैं। ये पैगी विट्सन क्या है? एक तरह से यहाँ पर महिला है, एक तरह से कह सकते हैं कि इन 4 में एक महिला मान के जो पैगी विट्सन, और पैगी विट्सन के द्वारा ही नेतृत्व कमांड सौंपा गया है। और पायलट की भूमिका का आपको पहले ही बता चुके हैं, पायलट की भूमिका के रूप में कौन रहे? शुभांशु शुक्ला रहेंगे। उसके बाद हंगरी के एक अंतरिक्ष यात्री है, कौन है? आपको टिबोर कापू है। और पोलैंड के कौन है? आपको स्लावोस उजनास्की और विस्नी वस्की आपको मिशन के तहत विशेषज्ञ दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें 4 आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं यात्री जो विशेष तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये चारों आपको जाने वाले हैं। कहां जाने वाले? क्या है? जा चुके हैं ना, कल ही आपको इनका यात्रा उड़ान भर चुके हैं। आपको कुछ दिनों के बाद आपको दिखाई पड़ेंगे ये स्पेस सेंटर से जुड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये प्रश्न आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा, यहां से बहुत प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। लगभग मान चलिए कि 10 से 12 प्रश्न तो आराम से बनाया जा सकता है। और आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए यहां से प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। यदि आप बिहार दरोगा का सेट बना रहे हैं, बिहार एसएससी का सेट बना रहे हैं और आने वाले मान चलिए किसी भी परीक्षा के लिए आपको देखने को तैयार कर रहे होंगे, तो यहां से प्रश्न आपको अवश्य तैयार कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं, है ना। और अगला प्रश्न हम लोग के सामने में है अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र। आलू आप लोग सर्वाधिक भारत के लिए महत्वपूर्ण है ना सब्जी के रूप में। तो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र देखिए कहां पर खोला जा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का जो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कह सकते हैं कि कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो स्थापित किया जाने वाला है कहां पर? आगरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाने वाला है अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र। ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जितना भी आपको प्रश्न देते हैं, आपको 10 से 12 प्रश्न जो भी दे रहे हैं, तो आपको कम से कम 10 से 12 पेपर आपको रहता है। तो मान चल के उसमें जो भी प्रश्न रहता है, आप जैसे कि हिंदू है ना, तो हिंदू से लगभग प्रश्न हिंदू से देखने को मिलता है, नवभारत टाइम्स से देखने को मिलता है। उसके बाद
आपको बिजनेस स्टैंडर्ड से देखने को मिलता है। और हिंदी समाचार पत्र यदि लेते हैं तो हिंदी समाचार पत्र में आपको बहुत सारा रहता है, लेकिन हिंदी समाचार पत्र में ज्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। चलिए आप लोगों को पेपर पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप लोग कितना पेपर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पेपर का प्रश्न जितना भी आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 दिन का पेपर का प्रश्न जो है आपको यहाँ पर कवर होते हुए दिखाई पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र आपको कहां पर कह सकता है कि दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थापित होने वाला है, आपको आगरा उत्तर प्रदेश में। और इनका जो कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, राज्य के द्वारा ये नहीं है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कह सकते हैं कि इसको मंजूरी दिया गया है। और नाम आता है आपको किसका, उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जल्दी से बता दीजिए, आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी राज्य का नाम आएगा तो राज्य के बारे में राजधानी कौन है, मुख्यमंत्री मान चलिए कि कौन है, उसके बाद राज्यपाल वहां पर कौन है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, आपको जल्दी से बताना है। जिससे क्या होगा कि यदि बार बार हम लोग रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो आसान है, लखनऊ है। मुख्यमंत्री भी आपको बहुत दिनों से है, कौन है, योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल की यदि बात करते तो राज्यपाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन देखने को मिलेगी, तो आनंदीबेन पटेल देखने को मिलेगी। यदि लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा की सीटें कितने पर है, यहाँ पर सर्वाधिक सीटें हैं, 80 सीटें है ना। चलिए आज बात करते हैं यहाँ पर राज्यसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कितना, 31 देखने को मिल रहा है। और राज्यसभा की सीटें भी कह सकते हैं आपको सर्वाधिक सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के सामने में, इफ्को किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, इफ्को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक, है ना, तो नैनो उर्वरक संयंत्र जो कह रहे हैं स्थापित कर रहा है। तो ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है, ब्राजील में स्थापित किया जा रहा है। तो आपको जो इफ्को के द्वारा कह सकते हैं किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो, और ये भी प्रश्न जो है आपको जो कह सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी से कह सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि आपको जो खेती से संबंधित है, आपको खेती, हाँ कह सकते हैं कि आपको फार्मर से संबंधित ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो यह नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित खास करके जो है, यदि कोई भी मान के चले कि आपको यूपीपीसीएस कर रहे हैं और उसके बाद यूपीएससी, तो वहां से ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी से, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। नैनो प्रौद्योगिकी के आधारित पर कह सकते हैं ये उर्वरक है जिसमें पोषक तत्वों को कह सकते हैं कि नैनोमीटर स्तर 1 से लेकर आपको 100 नैनोमीटर के तहत जो कह सकते हैं कि कणों के रूप में इसमें तैयार किया जाता है, जिससे वे पौधों के द्वारा कह सकते हैं कि जल्दी और अधिक प्रभावी ढंग से क्या होती है, अवशोषित हो सकते हैं। इन्हें प्रायः कह सकते हैं कि किससे यूज किया जाता है, तो स्प्रे और ड्रिप सिंचाई मेथड के से कह सकते हैं कि उपयोग किया जाता है। और नैनो आधारित पोषक तत्व जो है उर्वरक, इनमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता, है ना, उसके बाद लोहा, मैग्नीशियम पोषक तत्व नैनो के रूप में इसमें शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि नैनो यूरिया, तो नैनो यूरिया, नैनो जिंक, नैनो आपको फॉस्फेट। बिहार में आपको इसका प्रयोग अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आपको इसका यदि प्रयोग बात करते हैं तो प्रयोग कहां पर हो रहा है, आपको इसका प्रयोग आपको देखे होंगे, जो विकसित देश है वहां पर इसका प्रयोग दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर इसका नैनो से संबंधित रखिएगा याद। नैनो से उर्वरक से कहां पर आपको स्थापित किया जा रहा है, आपको स्थापित किया जा रहा है, आपको ब्राजील में स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि 7वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है। तो ये अपने भारत में कहां पर आयोजित किया गया है, पुणे में आयोजित किया गया है। और पुणे किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो पुणे आपको महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। तो 7वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन आपको कहां पर आयोजित होते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो पुणे में। तो आपको सीधा से याद रखिएगा, इसका ज्यादा यहाँ से मान के लिए प्रश्न नहीं बनेगा। यहाँ से यदि प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा कि मान के लिए कहां पर इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, नीति आयोग, नाम सुने होंगे नीति आयोग का, है ना, किसके स्थान पर आता है, तो योजना आयोग के स्थान पर आता है, नीति आयोग आता है। और नीति आयोग ने कह सकते हैं कि नीति आयोग ने शासन में उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए फ्यूचर फ्रंट श्रृंखला का कौन सा संस्करण जारी किया है। तो कौन सा संस्करण, आपको 3रा संस्करण। आप लोग डेटा यूज करते हैं, और डेटा जब यूज करते हैं तो डेटा क्या है, महत्वपूर्ण रखा जाता है। और ये जो आपको योजना आयोग है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये किस रूप में काम करती है, तो आपको ये थिंक टैंक के रूप में, ये सरकार का क्या है, ये सरकार का थिंक टैंक के रूप में काम करती है। और थिंक टैंक नीति आयोग ने कह सकते हैं, मंगलवार डेट काट जी, कोई जरूरत नहीं है, आपको रिपोर्ट जारी करती है। और ये क्या रिपोर्ट जारी करती है, आपको डेटा गुणवत्ता के ढांचे में मजबूती करने की आवश्यकता पर यह प्रकाश डाला गया है।
खास करके कह सकते हैं कि डेटा में यहाँ पर भारत में देखते हैं तो भारत में डेटा का कह सकते हैं कि बहुत सारा इसमें खामियां हैं। तो इस जो खामियां है उसी को क्या करना है, डेटा को कह सकते हैं कि गुणवत्ता को, डिजिटल शासन कह सकते हैं कि सार्वजनिक विश्वास और सेवा वितरण को क्या करना है, कमजोर यदि है तो उसको क्या करना है, एक तरह से सुधार करना है। तो डेटा में आपको सुधार करते हुए दिखाई पड़ रहा है किसके द्वारा, तो आपको नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा 1 साल तक। किसी भी परीक्षा में किसी भी मान के लिए कि आपको यदि इंडेक्स से प्रश्न पूछने को देखने को मिल रहा होगा तो इंडेक्स आपके लिए ध्यान रखना है। इंडेक्स आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आते हैं देख लेते हैं। हाल ही में जो है वैश्विक शांति सूचकांक, किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, शांति सूचकांक, ये 2025 के बारे में बात कर रहे हैं। तो शांति सूचकांक किसने जारी किया है, तो किसके द्वारा, तो ये अर्थशास्त्र, सबसे पहला प्रश्न तो ये भी देखने को मिलेगा, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। आप लोगों को प्रश्न जो देखने को मिलता है मान के प्रथम स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है और भारत का स्थान क्या है वो भी बता देंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा प्रश्न इस तरह से भी, यदि आप बीपीएससी का एग्जाम इस बार देने को आपको मिलेगा मौका, तो इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। हाल ही में कह सकते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 किसने जारी किया है, तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा। हाल ही में कह सकते हैं कि वैश्विक शांति सांख्यिकी 2025 अर्थशास्त्र और शांति संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा कह सकता है कि ये जारी किया जाता है। और इसमें कितने देशों को इस बार कवर किया गया है, इस बार जो है 163 देशों को कवर किया गया। कितने देशों को, तो 163 देशों को कवर किया गया। और बात करते हैं कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान देश पे आपको दिखाई पड़ रहा है कौन सा देश, आइसलैंड दिखाई पड़ रहा है। यदि भारत की रैंक की बात करते हैं तो भारत का रैंक कितना है, 115वां रैंक है। और सबसे कम रैंक में आपको इस बार किसका स्थान चला जाता है, किसका स्थान चला जाता है, रूस का स्थान चला जाता है। क्यों रूस का स्थान चला जाता है, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से शांति कह सकते हैं कि यहां पर सही नहीं है। और आप ये जो आपको इमेज देखने को मिल रहा है, इमेज आपको देखने को मिल रहा है आइसलैंड का, देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई यहां पर कुछ नहीं है, ना प्रदूषण है, ना पर कोई शोर शराबा रहेगा और एकदम बहुत अच्छा सा प्यारा सा देश है। तो आपको यहाँ पर शांति यदि लेना चाहते हैं तो आप कहां जा सकते हैं, आइसलैंड की यात्रा कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आपको जो है कुछ इंडेक्स से क्या करेंगे, आज आपको कुछ रिवीजन करवा देंगे जिससे आपको जो 2025 का जो इंडेक्स है वो आपको याद हो जाए। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कह सकते हैं रक्षा मंत्री के द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार से जो है अब तीनों सेनाओं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तीनों सेनाओं को कह सकते हैं कि संयुक्त निर्देश और आदेश कौन जारी कर सकता है। पहले केवल राष्ट्रपति के पास यह अधिकार हुआ करता था, पहले किसके पास हुआ करता था, केवल राष्ट्रपति के पास यह अधिकार हुआ करता था। लेकिन उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है ना। तो ये आपको जो आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो इंडियन पॉलिटी से ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है और करंट अफेयर्स दोनों के यदि जोड़ देते हैं तो दोनों से ये देखने को मिल रहा है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, और सैन्य मामलों के जो सचिव कह सकते हैं कि इनके द्वारा इसमें तीनों सेनाओं को क्या करने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि तीनों सेनाओं को एक तरह से कमांडेट करते हुए, एक तरह से निर्देशित करते हुए देखने को मिलेगा। रक्षा मंत्री हम लोगों के वैसे अभी तो कहां पर गए हैं, चीन गए हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही कह सकते हैं कि यहां पर आपको रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है हाल ही में क्या करते हैं, एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह सकते हैं कि सैन्य मामलों के जो विभाग हैं, सचिव कौन है वर्तमान में, कह सकते हैं कि कौन है, जनरल अनिल चौहान है। तो अनिल चौहान को आपको याद रखना है कि अनिल चौहान है वर्तमान में। और अनिल चौहान के द्वारा कह सकता है कि तीनों सेनाओं को क्या करती है, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए संयुक्त आदेश जारी करने का इनको क्या कर दिया गया है, अधिकार प्रदान कर दिया गया है। तो तीनों सेनाओं को जोड़ के एक तरह से कह सकते हैं एक नया पद बनाया गया है और उस पद को क्या कह सकते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। और अभी वर्तमान में इसके स्थान पर कौन बने हुए हैं, कौन आपको अनिल चौहान बने हुए हैं, है ना। तो इनके द्वारा कह सकते हैं कि जारी किया जाएगा। तो आपको जो है आज का जो करंट अफेयर्स कह सकते हैं। चलिए अनिल चौहान, यदि आप इमेज नहीं देखे हैं तो ये देख सकते हैं, आपको इमेज दिखाई पड़ रहा है, यही अनिल चौहान है ना। तो चीफ ऑफ डिफेंस है और ये आपको तीनों सेनाओं को एक तरह से कमांडेट करते हुए देखने को मिलेगा। चलिए आज हम लोग कुछ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन आपको पहले ही बता चुके हैं किससे कर लेंगे, 2025 से कर सकते हैं कि 2025 का जो आपको जितना भी इंडेक्स करवा चुके हैं, है ना, 2025 का जो भी इंडेक्स करवा चुके हैं, आइए उस पर बातचीत कर लेते हैं। शॉर्ट में जल्दी से बात करेंगे, यहाँ पर मान के लिए विस्तार नहीं बात करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि है क्या, ये रिवीजन है। तो हेनले यदि बात करते हैं कि हेनले ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक आपको क्या है, 85 रैंक है। यदि बात करते हैं कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो सिंगापुर है। इसका कितने देशों में वीजा फ्री है, 195। यदि सिंगापुर के कोई यात्री है तो 195 देशों में कह सकते हैं कि वीजा फ्री घूम सकते हैं। यदि बात करते हैं दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो दूसरे स्थान पर जापान है और इसका कह सकते हैं कि 193 देशों में इसका वीजा फ्री है।
10वें स्थान पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। इसका 185 देशों में वीजा फ्री है। यदि बात करते हैं तो भारत कितने स्थान पर है? 85वें रैंक पर है। तो भारत को कितने देशों में वीजा फ्री है? आप यदि भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक हैं तो आप 57 देश आप बिना वीजा के जा सकते हैं। वीजा का कोई जरूरत नहीं है ना। केवल आपके पास क्या रहना चाहिए? पासपोर्ट रहना चाहिए, और पासपोर्ट रहेगा तो आप 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। और इसी के आधार पर निकाला जाता है पासपोर्ट इंडेक्स निकाला जाता है। जिसका जितना फ्री रहेगा उतना पासपोर्ट उसका मजबूत रहेगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत कह सकते हैं कि फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड वर्क्स कैटेगरी के अंतर्गत भारत की क्या कह सकते हैं रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? दूसरे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में यदि बात करते हैं कि भारत की रैंक क्या है, तो भारत है चौथा रैंक है। और संयुक्त खत्म। चलिए यहां पर देख लेते हैं। अमेरिका आपको दिखाई पड़ता है, अमेरिका प्रथम स्थान पर, रूस आपको दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर आपको चाइना दिखाई पड़ता है, और हम लोग जो है कितने स्थान पर हैं?